7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख अफराद अपने हाथों में बांस की लाठियां लिए हुए यहां मौजूद थे। लाठियां लेने का मकसद किसी मुमकिन हमले से बचाव की तैयारी नहीं, बल्कि ये मज़ाहमत का इस्तारा था। मजमे की तरफ से आजादी के हक में नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि इस दौरान एक फौजी हेलीकॉप्टर जायजा लेने के लिए ऊपर फिजा में महवे परवास था। वफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब की तकरीर को बराह रास्त नशर करने की हतमी तैयारी कर रहा था। मैं हूं साद सुहेल और आप सुन रहे हैं BBC की ऑडियो स्टोरी, जिसे तहरीर किया है रेहान फजल ने। शेख मुजीब ने मजमे से खिताब करना शुरू किया। दर हकीकत ये महज एक सियासी तकरीर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ एक खुला चैलेंज था। बाद अज़ां इस तकरीर को बरे सगीर में सियासी रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तकरीरों में बड़ा मकाम हासिल हुआ। इस तकरीर के चंद रोज बाद पाकिस्तान के सदर याहिया खान इस मसले का सियासी हल तलाश करने ढाका पहुंच गए। फौरी तौर पर ऐसे इशारे मिल रहे थे कि याहिया खान मशरकी पाकिस्तान के अवाम के इक़्तिदार के हवाले करने के मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहे हैं। 23 मार्च को जब शेख मुजीब सदर याहिया से बात करने सदर की रिहाइश का गए तो उनकी गाड़ी पर बांग्लादेश का झंडा था। वो ये जाहिर करना चाह रहे थे कि वो एक आजाद बंगाली रियासत के रहनुमा बन गए हैं। 25 मार्च की शाम तक ये खबरें फैलना शुरू हो गईं कि सदर याहिया खान अपने वफ्द के हमरा ढाका से वापस पाकिस्तान आ गए हैं, जिसके बाद रात के 11:30 बजे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो चुका था। सैयद बदरुल हसन अपनी किताब फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख मुजीब की बड़ी बेटी हसीना वाजिद ने उन्हें बताया कि फौज की जानिब से गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने एक वायरलेस पैगाम भेजकर बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया। शेख मुजीब ने कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों से मुतालबा करता हूं कि वो जहां कहीं भी हों और जो कुछ भी उनके हाथ में है इसके साथ फौज के खिलाफ मज़ाहमत करें। आपकी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी फौज के हर सिपाही को बांग्लादेश की सरजमीन से बेदखल नहीं कर दिया जाता। उसी रात 1 बजे के करीब पाकिस्तानी फौज के चंद एहलकार शेख मुजीब के घर 32 धान मंडी पहुंचे, जहां शेख मुजीब उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। शेख मुजीब के घर के गेट पर पहुंचते ही फौजियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक मकामी सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पर सिक्योरिटी की देखभाल कर रहा था को भी गोली लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। एक फौजी अफसर ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि शेख मुजीब हथियार डाल दें। थोड़ी देर बाद शेख मुजीब नीचे आ गए, जहां सिपाहियों ने उन्हें जीप में बिठाया और चले गए। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने वाली टीम के इंचार्ज ने वायरलेस पर पैगाम भेजा कि पिंजरे में बड़ा परिंदा, छोटा परिंदा उड़ गया। बदरुल हसन लिखते हैं, शेख मुजीब को 3 दिन तक छावनी के आदमजी कॉलेज में रखा गया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में उन्हें मियां वाली जेल में कैद रखा गया। शेख मुजीब तकरीबन 9 माह तक उसी जेल में रहे। दिसंबर 1971 में एक फौजी ट्राइब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसी दौरान पाकिस्तान का इक़्तिदार जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गया, जिनके अहकामात पर मुजीब को मियां वाली जेल से निकालकर रावलपिंडी के करीब एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कुलदीप नैयर अपनी सवाने उम्री बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि मुजीब ने मुझे बताया कि एक दिन अचानक भुट्टो उनसे गेस्ट हाउस में मिलने आए। मुजीब ने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का सदर हूँ। लेकिन मुजीब ने इस पर कहा कि इस ओहदे पर मेरा हक है। इस पर भुट्टो सीधे अपने पॉइंट पर आ गए और पेशकश की कि अगर शेख मुजीब राजी हो जाएं तो खारजा अमूर, दिफा और मवासलात के महकमे मिलकर चलाए जा सकते हैं। कुलदीप नैयर ने BBC को यह भी बताया कि शेख मुजीब ने कहा कि इस वक्त मैं आपकी तहवील में हूं। मेरे लिए अपने लोगों से मशवरा किए बगैर कोई वादा करना मुमकिन नहीं होगा। बांग्लादेश के साबिक वजीर खारजा डॉक्टर कमाल हुसैन, जो इस वक्त शेख मुजीब के साथ पाकिस्तानी जेल में थे, भी इसकी तस्दीक करते हैं। उन्होंने बताया कि भुट्टो आखिरी दम तक शेख मुजीब पर पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह के ताल्लुकात कायम रखने के लिए दबाव डालते रहे। जिस दिन शेख को रिहा किया जाना था और वो लंदन जाने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन मजीद कयाम करें, क्योंकि अगले दिन शाह ईरान आ रहे थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। शेख समझ गए कि वो शाह ईरान से उन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। इस पर शेख मुजीब ने कहा कि उन्हें भुट्टो की तजवीज कबूल नहीं और ये कि उन्हें गेस्ट हाउस से दोबारा जेल भेजा जा सकता है। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट गए।
उन्होंने एक लफ्ज कहे बगैर मुजीब को अलविदा किया और मुजीब भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेजी से जहाज की सीढ़ियां चढ़ गए। 2 दिन लंदन में रहने के बाद मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में रुके। डॉक्टर कमाल हुसैन याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त के इंडियन सदर, वजीर आजम इंदिरा गांधी, उनकी पूरी काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और मगरबी बंगाल के वजीर आला शेख मुजीब के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। फौजी छावनी के मैदान में एक जलसा आम में मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी की जिद्दोजहद में मदद करने पर हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शेख मुजीब ने अंग्रेजी में तकरीर शुरू की, लेकिन उस वक्त स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे बंगाली जबान में तकरीर करने की दरख्वास्त की। दिल्ली में 2 घंटे कयाम के बाद मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शेख मुजीब, जिनका पाकिस्तानी जेल में 9 माह गुजारने की वजह से वजन काफी कम हो चुका था, अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे बढ़े, जहां ताजुद्दीन अहमद ने अपने कायद को अपनी बाहों में लपेट लिया और दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने रेसकोर्स ग्राउंड में लाखों के हुजूम के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। शेख मुजीब ने टैगोर का हवाला देते हुए कहा कि आपने एक बार ये शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही रहे, सच्चे इंसान नहीं बने। ड्रामाई अंदाज में मुजीब ने कहा, ए अजीम शायर, वापस आओ और देखो कि तुम्हारे बंगाली लोग कैसे इन शानदार इंसानों में बदल गए हैं जिनका तुमने कभी तसव्वुर किया था। शेख मुजीब ने इक़्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू की, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे। करप्शन बढ़ने लगी और करबा परवरी को हवा मिलने लगी। अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बंगला फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीब की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फोन मिलाया। बीबीसी से बात करते हुए जनरल शफीउल्लाह ने बताया था कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने जनरल शफी से कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, उनको वापस आने का हुक्म दें। मैंने मुजीब से पूछा, क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं? यहां सैयद बदरुल हसन आर्मी चीफ के रवैये पर सवाल उठाते हैं। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि आप अपने मुल्क के सदर से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या आप सोच रहे थे कि वो ऐसी सूरत हाल में घर से बाहर आ जाएं जब चारों तरफ गोलियां चल रही हों? घर पर हमले के बाद शेख मुजीब बालाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे जब फौजी एहलकारों ने उन पर फायरिंग की। मुजीब मुंह के बल गिरे। उनका पसंदीदा पाइप अभी तक उनके हाथ में था और इसके बाद इस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर उनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहां तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रहीं, क्योंकि उस वक्त वो घर में नहीं बल्कि जर्मनी में थीं। सुभाष चक्रवर्ती माजी में टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली में ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान के उस वक्त के हाई कमिश्नर उनके दोस्त थे और उन्होंने ही उन्हें बताया था कि इस दिन असल में शेख मुजीब के घर में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब ये लोग मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि वो गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उन्हें मारने आए हैं। उन्हें और उनके अहले खाना को बेरहमी से मारा गया और उसके बाद उनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीब के अलावा बाकी सब अहले खाना को बनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया। मुजीब की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत न कर सकें। फौजियों का इसरार था कि मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन किया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बजिद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। बदरुल हसन लिखते हैं कि नहलाने के लिए साबुन दस्तयाब नहीं था और आखिर में उनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफनाया गया। उस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही थी।
गांव के बुजुर्गों को ये कहते सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त न कर सकी जिससे मुजीब को मारा गया। लेकिन इसे सितम ज़रीफी कहा जाए या कुछ और, क्योंकि उस शाम बांग्लादेश के बाबा कौम के लिए आंसू बहाने वाले बहुत कम थे।